अरे अन्नू, अन्नू, कहाँ हो? अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो ऑफिस से आके? तुम्हें तो पता है ना, रसोई में कितना काम होता है, तो जाहिर सी बात है मैं रसोई में ही होंगी। वैसे आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अरे अन्नू, दीदी का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो यहाँ हमसे मिलने घर आ रही हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। 2 साल हो गया है जीजी से मिले हुए। मैं अभी माजी और छोटी को बताती हूँ। अब ननंद की आने की खबर सुन के अनु बहुत खुश हो जाती है और वह भागी भागी देवरानी के कमरे में जाती है। अरे छोटी, तुम्हारी बड़ी दीदी आ रही हैं हमसे मिलने। तुम्हारे जेठ जी के पास फोन आया था। अरे वाह भाभी, बहुत दिन बाद जीजी से मिलेंगे। ऐसा करते हैं, मार्केट से एक उनकी पसंद की साड़ी और एक शॉल ले आते हैं। और माँ जी को बहुत मन था उनको सोने की अंगूठी देने का। हम पहले ही लाकर माँ जी को दे देते हैं। माँ अपने हाथ से देंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे ठीक है छोटी, आखिर दीदी इतने दिन बाद आ रही है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। दोनों देवरानी जेठानी अन्नू और गीता ननंद के आने से बहुत खुश थी। उन्होंने ननंद के आने के पहले ही तरह बेतरह का उनकी पसंद का खाना और तरह तरह के गिफ्ट लाकर रख दिए। फिर 2 दिन बाद अपने तय समय पर कविता घर आ गई। जीजी सच्ची आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। अब इस बार जीजा जी आएंगे तो उनसे झगड़ा करूंगी कि इतने दिन बाद हमारी दीदी को मायके भेजते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है भाभी, अब यहाँ नॉर्थ से साउथ इंडिया की दूरी कितनी है, अब जल्दी जल्दी आना नहीं हो पाता। बाकी आपके जीजा जी तो मुझे कहीं आने जाने से मना नहीं करते। अच्छा जीजी, आप ना थोड़ा फ्रेश हो जाओ, चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद हम बैठकर आराम से बातें करेंगे और हम भी जल्दी से काम निपटा कर आते हैं। फिर कुछ देर बाद, अरे माँ, तुम दोनों बहुओं के साथ इतनी खुश हो कि तुम्हें तो खबर ही नहीं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, कैसी है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, माँ का मन तो हमेशा बच्चों में लगा रहता है। अरे माना कि मैं अपने बेटे बहुओं के साथ खुश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरी कोई चिंता नहीं। अरे रहने दो माँ, मुझे सब पता है। अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता होती तो मुझे ये सब कहने की नौबत आती। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? अरे माँ, तुम ऐसी बात कर रही हो कि जैसे दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें खबर ही नहीं है। अरे बाबा, हुआ क्या है आखिर, मुझे भी तो पता चले। अब कुछ बताएगी भी या पहेलियां ही बुझाती रहेगी? अरे तुम्हें पता नहीं? अरे वो झांसी वाले चाचा चाची हैं ना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी बेटे और बेटी में बांट दी। और वो मेरी सहेली पुष्पा है ना, उसके भी मम्मी पापा ने उसे एक फ्लैट दिया है। ले, इतने दिन बाद मेरे पास आई है, माँ का हाल खबर नहीं, बैठ गई दुनियादारी की बातें लेने। अरे बैठ जा, थोड़ा हाल चाल बता, ये दुनियादारी की बातें तो होती रहेंगी। अच्छा तू बैठ, आज मैं ना अपने हाथों से तेरी पसंद के पराठे बना देती हूँ। माँ, आप ना मेरी बात काटने के लिए ये सब कह रही हो। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, माँ के लिए सभी बच्चे प्यारे होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि बेटी को ससुराल जाना होता है। बाकी जितना मेरे लिए राकेश और मोहन प्यारे हैं उतना ही तू भी प्यारी है। तभी वहाँ बहू गीता आ जाती है। हाँ जीजी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माना कि आप साल साल भर मायके नहीं आ पाती, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं है जिसमें माँ और आपके भाई आपको याद न करते हों। यहाँ तक कि माँ अपने लिए कपड़े लेती है तो आपके बारे में ज़रूर सोचती है। वो हमेशा कहती हैं कि अगर कविता आती तो ये कपड़ा उसको दिलाती, ये कलर उस पर बहुत खिलता। माँ जी, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप रहने दीजिए, पराठे मैं बना देती हूँ जीजी के लिए। माँ जी, आप तो जीजी को वो दिखाओ जो हम लाकर रखे हैं जीजी के लिए।
अरे हाँ, मैं तो बातों ही बातों में भूल गई थी कि मैंने कुछ मंगवाया है तेरे लिए। इतना कहकर माँ शकुंतला उठकर अलमारी से एक थैला लाती है। ये देख, ये ले, ये सोने की अंगूठी मैंने तेरे लिए बनवाई है, और ये साड़ी शॉल ये सब तेरी भाभीयों की तरफ से है। अब ठंड भी आ रही है ना, तो ये शॉल तेरे काम आएगा। खैर, जिस दिन से सुनी है तेरे आने की खबर, दोनों भाभियां तेरी तैयारी किए जा रही हैं। बड़ी भाग्य से मिलती हैं ऐसी प्यार करने वाली भाभियां, वरना हमारी भाभियां थी कि हमारे मायके जाने से या तो वो अपने कमरे में बंद हो जाती थी या फिर अपने मायके भाग जाती थी। अब माँ शकुंतला अपनी बेटी कविता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कविता को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार वो अपने मायके भैया भाभी माँ से मिलने नहीं आई, बल्कि उसके मन में तो कुछ और ही था। 2 दिन तक शकुंतला देखती है कि कविता के तेवर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। वह भाई और भाभियों से मिल रहे प्यार के बावजूद भी खुश नहीं नजर आ रही थी। इस बार कविता ना तो माँ के साथ बैठकर उनका हालचाल ले रही थी और न ही अपनी भाभियों के साथ हंसी ठिठोली करती थी। अरे क्या बात है बेटा, इस बार तू कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे हर बार आती थी तो माँ के पास बैठकर ढेर सारी बातें करती थी। रात के 3 बजे तक तुम भाभी और ननंद की हंसी ठिठोली सुनाई देती थी, पर इस बार तू कुछ खुश नहीं नजर आ रही है। इस बार तो ना तू मेरे पास बैठ रही है ना भाभियों के पास। क्या बात है, घर में तो सब ठीक है ना बेटा? दामाद जी और बच्चे तो ठीक है ना? माँ, मैं बैठूं तो किसके पास बैठूं? क्या बैठूं? मैंने अपना हालचाल बताने की तुम्हें कोशिश की तो तुम तो भाभियों के गुण गाने लगती हो। सच बात तो ये है माँ कि शादी के बाद बेटी मायके वालों के लिए एक मेहमान बन जाती है और बाहर वालों के लिए सामान। ना मेरा यहाँ कोई अधिकार है और ना कोई अपना है। सब कुछ तो आपका और आपके बेटे बहुओं का है। गलती की मैंने यहाँ आकर, अब से मैं यहाँ मायके का मुंह भी नहीं देखूंगी। अरे ये तू कैसी बात कर रही है? अरे गलती क्या हुई? अरे मायके में तुझे प्यार मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन ना जाने तुझे क्या चाहिए। माँ, मुझे आपकी बहुओं के झूठे मान सम्मान की जरूरत नहीं है। अगर मैं सचमुच इस घर की बेटी हूँ तो मुझे भी इस घर में एक फ्लोर चाहिए। क्या कहा? एक फ्लोर तुझे दे दूँ? अरे तो हम सब कहाँ जाएंगे? नीचे का फ्लोर दे दो माँ। वैसे भी पापा के मकान में बेटी का भी हिस्सा होता है। अब माँ बेटी की ये बातें तेज तेज हो रही थी, जिसकी आवाज़ बहू गीता के कानों में पड़ जाती है। अब गीता ये बातें सुनकर भागी भागी अपनी जेठानी अन्नू के कमरे में जाती है और अन्नू को सब बताती है। भाभी, जीजी जीजी करते करते हमारी जुबान नहीं थकती थी। जीजी के लिए ये ले आओ, जीजी को ये कर दो, लेकिन देखो जीजी तो काला नाग निकली। ये क्या कह रही है तू छोटी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ जीजी। मैंने जो अपने कानों से सुना वही मैं आपको सुनाने आई हूँ। अरे यहाँ जीजी हमसे मिलने नहीं आई, बल्कि हमारे मकान में हिस्सा लेने आई है। क्या कह रही है तू? हे भगवान, हमने ऐसी क्या कमी कर दी जो दीदी हमसे रिश्ता खत्म करके मकान में हिस्सा मांग रही हैं? भाभी, अब भी आपको जीजी की ही पड़ी है। अरे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। हम इस घर में एक फ्लोर पर रहकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर इसमें से एक फ्लोर हम जीजी को दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब देख गीता, कानूनन इस घर में तो दीदी का भी हक है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। बस ये तो संबंधों और प्यार की बात है कि बेटियां हिस्से की जगह अपने भाई भाभियों का प्यार चुनना पसंद करती हैं। अब माँ जी को देना है तो दे दें जीजी को हिस्सा। हाँ हाँ, दे दें, लेकिन दीदी को हिस्सा देने के बाद मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं उनका खातिरदारी करूँगी और उनको लाड लडाऊंगी। जब प्यार है ही नहीं तो झूठा दिखावा क्या करना?
अरे मैं तो कविता दीदी को एक गिलास पानी भी नहीं देने वाली। अब माँ बेटी की बातें दोनों देवरानी जिठानी कान लगाकर सुन रही थी और थोड़ी ही देर में सास के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती हैं। देख कविता, तेरी बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमारे 3 बच्चे हैं तो हर चीज में 3 हिस्सा होना चाहिए। अब मैं कल ही वकील को बुलाकर हर चीज को 3 हिस्सों में बांट देती हूँ। बस मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त माँ? शर्त ये है कि बंटवारे के बाद सबकी जिम्मेदारियां भी बराबर बराबर होंगी। बोलो मंजूर? जिम्मेदारी मतलब? अब मैं भी यहाँ एक जगह रहते रहते बोर हो गई हूँ। अब मैं भी सोच रही हूँ कि तेरे साथ बेंगलोर शिफ्ट हो जाती हूँ। क्या बेंगलोर? माँ, आपको तो पता है कि बेंगलोर में पहले से ही इतनी महंगाई है और जगह तो है ही नहीं। अब बेटा, जब तू हिस्सा लेगी तो माँ की जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। और हाँ, अब मेरे दांत सारे कीड़े खा गए हैं तो मैं सोच रही हूँ बेंगलोर शिफ्ट होके दांत वहीं लगवा लेती हूँ। और ये चश्मा भी टूट गया है तो बेंगलोर में ही आई टेस्ट करा के चश्मा भी ले लूँगी। अब मेरा हर 6 महीने पे हेल्थ चेकअप होता है तो वो भी करवा देना। और मेरी बीपी शुगर की दवा लेना बिल्कुल मत भूलना। एक दिन भी दवा मिस ना होने पाए। अम्मा, मैं बच्चों को छोड़कर तो बाहर जा ही नहीं पाती और उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ कि बार बार हॉस्पिटल जाएं। अब आपका इलाज यहाँ से चल रहा है तो आप यहीं रहिए ना। और भैया भाभी को आपकी दवाइयों का भी पता है तो आप यहीं रहिए, क्या दिक्कत है? क्या बेटा, तू इतना सुनकर ही घबरा गई? अरे अभी तो और जिम्मेदारियां हैं, जैसे किसी के घर जाना, किसी के यहाँ शादी ब्याह में उपहार भिजवाना, किसी शगुन को भिजवाना। अरे तो वो सब भैया ही करेंगे ना। अब पापा के नाम पर जो भी न्योता आएगा वो तो भैया ही लेन देन करेंगे ना। मैं क्यों करूँगी? अब सुनने में तो थोड़ा अटपटा लगा ना बेटा, लेकिन है तो ये अजीब ही कि हिस्सा बेटी भी ले और जिम्मेदारी बेटा उठाए। अरे जब जमाना बदल गया है तो बेटी को भी तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। अब जैसे तू आज आगे आकर अपना हिस्सा मांग रही है, वैसे कल को भैया भी तो जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए बेटा, हिस्सा चाहिए तो जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। अब माँ की बात सुनकर कविता अच्छी तरह समझ गई थी। उसने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अब ये बात तो उसको समझ में आई ही नहीं थी कि भैया अगर पापा के मकान में रहते हैं तो माँ की, पापा की, सबकी जिम्मेदारियाँ भी तो वही उठाते हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की आपसे ये सब कहकर, लेकिन आपने सही समय पर मुझे सही रास्ता दिखाया। आप सही कहती हैं माँ, मायके में भैया और भाभी के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और फिर उस दिन के बाद से कविता मायके में हिस्सा लेने का विचार मन से निकाल देती है और अपने रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देती है और फिर वापस अपनी ससुराल बेंगलोर चली जाती है।